Hello everyone, I am Dr. Satish Chandra Agrawal, Associate Professor, Economics, Government College D. प्रिय विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं इसके संबंध में एडम स्मिथ, जिनको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिनकी पुस्तक 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से प्रकाशित हुई थी, उसमें किस तरीके से व्यक्ति अपनी स्वार्थ भावना से प्रवृत्त होकर के आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है संबंध में चर्चा की थी। तथा उसके बाद प्रोफेसर जेएम केन्स ने 1936 में जो उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने ये बताने का भी प्रयास किया कि पूर्ण रोजगार की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किस प्रकार से व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। प्रोफेसर बोल्डिंग के विचार, प्रोफेसर एक्ले के विचार, इन सब पर हमने चर्चा की थी। माइक्रो अर्थशास्त्र की क्या क्या उपयोग हो सकते हैं और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के क्या उपयोग हो सकते हैं और क्या उनकी सीमाएं हैं, इन पर हमने विस्तार पूर्वक कल चर्चा की थी। आज हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र का जो पारस्परिक संबंध है इसमें हम चर्चा करेंगे। यद्यपि सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, परंतु फिर भी ये दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दोनों ही एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है, और एक दूसरे की कमियों को दूर करते हैं। इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि वास्तव में सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में परस्पर कोई विरोध नहीं, वे दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे के बारे में अनभिज्ञ हैं तो आप केवल अर्धशिक्षित हैं। आगे हेंडरसन तथा क्वांट ने भी कहा है कि आय जो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में प्रयोग की जाती है, तथा इसी प्रकार कीमतें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में प्रयोग की जाती है। प्रोफेसर गार्डनर कहते हैं कि समष्टि व व्यष्टि के बीच कोई सुनिश्चित रेखा या सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। अर्थशास्त्र के नियमों में दोनों का ही समावेश होता है। सुविधा की दृष्टि से सही परिणामों पर पहुंचने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं का समाधान समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरणों से एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरणों से प्राप्त किया जाना चाहिए। इन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि इन दोनों ही पद्धतियों के समन्वय पर अर्थशास्त्र का विकास तथा व्यवहारिक आर्थिक समस्याओं का और उपयोगी ढंग से हल करना संभव हो सकता है। इनमें क्या अंतर होता है? सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, किंतु फिर भी उनमें आधारभूत अंतर है और एक के निष्कर्षों का उपयोग दूसरे में बहुत ही सावधानी पूर्वक हम करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में जो सत्य है तो यह आवश्यक नहीं है कि वे समूह या सामान्य व्यक्ति के संबंध में भी सत्य हो। जैसे एक व्यक्ति विशेष कागजी मुद्रा पाकर अमीर हो सकता है, परंतु एक राष्ट्र कागजी मुद्रा छापकर समृद्धशाली नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विषयों में व्यक्तिगत व्यवहार में व्यापक अर्थशास्त्र के विषय व व्यवहार की अपेक्षा शीघ्र तथा सहज परिवर्तन होते हैं। अतः हमको यह सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है कि विशिष्ट निष्कर्षों को सामान्य न मानने और सामान्य सत्यों के आधार पर हम व्यक्तिगत व्यवहार को वास्तविक न समझ बैठें। यह हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें पारस्परिक निर्भरता के साथ साथ इनमें आपस में क्या पारस्परिक संबंध है और इनमें दोनों में क्या अंतर है, इसको हमें पारस्परिक संबंध को समझने के लिए ज़रूरी है। और अंत में हमको यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र परस्पर निर्भर हैं
और एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों में जो मूलभूत अंतर है हम उसको भी नहीं भुला सकते। धन्यवाद।